नमस्कार साथी, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। हिंदी साहित्य से 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। 1600 प्रश्न अभी तक हम कर चुके हैं और इस वीडियो के पूरे होते ही हम 1640 प्रश्न कर लेंगे। भाग 33 आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और जितने भी हमारे भाग आ चुके हैं वीडियो श्रृंखला भाग 32 तक, वो उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए साथी शुरू करते हैं। साथ में अपने सही उत्तरों के जो अंक हैं, मतलब कितने सही प्रश्न करते हैं आज 40 में से आप गिनते जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन 2 नए स्वरों का विकास हुआ? जल्दी बताइए साथियों, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कौन सा आपको यहाँ पर सही लग रहा है? जल्दी बताइए। अपभ्रंश के बाद कौन से 2 नए स्वर आए? बिल्कुल डी ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों। ए बड़ी और औ, ठीक है जी। 2 संयुक्त स्वर जो बाद में गिनेंगे, ये भी स्वरों में गिने जाते हैं, हालांकि है भी स्वर। ओके, तो ये बाद में आए अपभ्रंश के। आगे साथी, देशज शब्द नहीं है इनमें से। देशज शब्द नहीं है। खिड़की, बूट, पाग, रिगड़ा, कौन सा शब्द इनमें से देशज नहीं है? बिल्कुल सही साथियों, बूट नहीं है, ये अंग्रेजी का शब्द है, देशज नहीं है ये। आगे तत्सम शब्द है, सतसई, सेठ, सरसों या वर्षा। तत्सम शब्द इनमें से सतसई, सेठ, सरसों, वर्षा। बताए साथियों क्या होगा? बिल्कुल डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वर्षा। आगे चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न पर। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा शब्द है गुणवाचक विशेषण, भाववाचक संज्ञा, परिमाणवाचक विशेषण या भाववाचक संज्ञा। माफ करेगा, 2 बार भाववाचक संज्ञा आ गया है, तो एक ही 3 विकल्प पहले, ठीक है। पहले 3 विकल्पों में बताइए कौन सा सही लग रहा है आपको। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, जी बिल्कुल साथी। द्वितीय विकल्प भाववाचक संज्ञा, शाबाश। धोखा शब्द भाववाचक संज्ञा है यहाँ। आगे साथियों कुछ व्याकरण से प्रश्न भी हैं आज। 5वां प्रश्न है, उसके सपनों का सौदागर आया है। वाक्य में सपनों शब्द में संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है साथियों? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। या जातिवाचक 2 बार आ गया है, ठीक है। ये टंकन में मिस्टेक है, तो 3 में से बताइए। ए बी सी में बताइए कौन सा सही लग रहा है आपको। जी साथियों, बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, भाववाचक संज्ञा होगा। आगे चलते साथियों, कहानी के संजीव संचालक कौन होते हैं? कथानक और प्रसंग होता है, संवाद होते हैं, भाषागत शैली या कहानी के पात्र। मतलब कहानी को जो जिंदा कर देते हैं, संजीव संचालक कौन होते हैं? बिल्कुल साथियों, कहानी है तो पात्रों के बिना तो हो ही नहीं सकती। जी हाँ, कहानी के पात्रों से ही कहानी संजीव हो पाती है। आगे साथियों 33वां प्रश्न है, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन हैं? यह बताना है साथियों, बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नागेंद्र, राम कुमार वर्मा या श्याम सुंदर दास। चारों विकल्प आपके सामने हैं। 7वां प्रश्न, हिंदी कोविद रत्नमाला, शुक्ल जी, नागेंद्र, राम कुमार या श्याम सुंदर दास। जी साथियों, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, श्याम सुंदर दास। आगे चलते हैं, असंगत छांटिए। असंगत छांटना है, द्वैतवाद,
मध्वाचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैत द्वैतावाद निम्बार्काचार्य या शुद्धाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। जल्दी बताइए साथियों, कौन सा असंगत है यानी गलत बताना है यहाँ पर। सही उत्तर जी साथियों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। शुद्धाद्वैतवाद बल्लवाचार्य आना था, रामानुजाचार्य लिखा है यहाँ पर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 9वें प्रश्न पर चलते हैं। जुगलमान चरित्र के रचनाकार कौन है? सूरदास, परमानंद दास, नंददास या कृष्णदास? जुगलमान चरित्र बताएं। 9वां प्रश्न है जी साथियों। जी साथियों, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, कृष्णदास आएगा। वेरी गुड, 9वां प्रश्न का डी। आगे चलते हैं हमारे 10वें प्रश्न पर। अष्टशाप के किस कवि का संबंध राजस्थान से रहा है? शीत स्वामी, परमानंद दास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी? बताएं साथियों। जी साथियों, डी का 4 ऑप्शन, मतलब डी ऑप्शन गोविंद स्वामी। आगे साथियों हमारे पास है 11वां प्रश्न है। ब्रज भाषा का स्वर्णकाल कहलाता है। ब्रज भाषा का स्वर्णकाल कौन सा कहलाता है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, शाहाबाद काल? बताए जी साथियों। वेरी गुड, बिल्कुल साथियों, रीतिकाल। 11वें का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों, शाबाश। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न पर। सोनेट छंद के लिए प्रसिद्ध हैं। ये सोनेट छंद ये अंग्रेजी भाषा के लिए प्रयोग किया जाता है। स्पेंसर हो गया, विलियम शेक्सपियर जैसे लेखकों द्वारा प्रयोग किया गया। तो बताइए, सोनेट छंद के लिए प्रसिद्ध हिंदी में सर्वप्रथम कौन से हैं? त्रिलोचन, श्रीकांत, शमशेर बहादुर या नागार्जुन? क्या होगा सही साथ? जी साथियों, बिल्कुल सही दोस्त। तो त्रिलोचन शास्त्री, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा है? चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप, ऐसा यह प्रश्न है। थोड़ा टंकन में मिस्टेक ज़रूर हुई है, लेकिन कोई बात नहीं। विकल्प आपके सामने, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, नागेंद्र या शुक्ल जी। चंद्रावली, ठीक है, जो एक नाटक है भारतेंदु का ही, और भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप कहा है इसको। ठीक है, बताएं साथियों, कौन सा विकल्प किसने कहा है चंद्रावली नाटक को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप है? जी, रामविलास शर्मा। वेरी गुड साथियों। 14वां प्रश्न साथियों, इसको ध्यान से देखिए। विकल्प में जी हैं। प्रश्न है 14। 3 राज परिवारों मगध, कौशल, कौशाम्बी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्तालिप्सा को चित्रित करने वाला नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु या ध्रुव स्वामिनी? 3 राज परिवार हैं इसमें, मगध का, कौशल का और कौशाम्बी का। शासकों की महत्वाकांक्षा मतलब सत्तालिप्सा, सत्ता को स्वीकार करने के लिए गृह युद्ध या कूटनीतियाँ चलाई गई, प्रपंच चलाए गए, षड्यंत्र हुए। तो ऐसी जो कथा है वो किस नाटक में है? ये बिल्कुल साथियों, सी ऑप्शन अजातशत्रु में है। ठीक है, अजातशत्रु, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे चलते हैं हम 18वें प्रश्न पर। हनुमान नाटक के प्रणेता लेखक कौन है साथियों? बताइए। प्राणचंद चौहान, हृदयराम, केशवदास, तुलसीदास? हनुमान नाटक,
बहुत सही साथियों, बिल्कुल। पद्रवे का जो सही उत्तर आएगा वह है हरिदेरा। वेरी गुड। आगे चलते हैं हमारे 16वें प्रश्न पर। प्रश्न इस तरह से है, निम्नलिखित में से किस नाटक में भगवान बुद्ध स्वयं अपने सिद्धांतों की व्यवहारिक व्याख्या प्रस्तुत करते हुए दिखाए गए हैं? भगवान बुद्ध स्वयं अपने सिद्धांतों की व्यवहारिक व्याख्या करते दिखाए गए हैं, प्रस्तुत करते दिखाए गए हैं। सज्जन, अजातशत्रु या राज्यश्री। तीन ही विकल्प हैं यहाँ, बताएं। मतलब अपने जो सिद्धांत है उसकी व्यवहारिक व्याख्या करते दिखाए गए हैं महात्मा बुद्ध किस नाटक में, यह बताएं। बिल्कुल साथियों, अजातशत्रु आएगा इसका भी। वेरी गुड। आगे चलते हैं हमारे 17वें प्रश्न पर। नाटक के पर्दे के पीछे दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाटक के पर्दे के पीछे दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं? सूच्य, चूलिका, विष्कम या प्रवेशक? सब कुछ करवा चुके हैं जी पहले, बकायदा वीडियो है हमारी इसके ऊपर। नाटक के पर्दे के पीछे दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं? जी साथियों, जी बिल्कुल, बी ऑप्शन, चूलिका कहते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं 18वें प्रश्न पर। बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला कहलाता है? बीत गई या भावी घटनाओं की सूचना देने वाला कहलाता है प्रवेशक, विष्कम्भ या अकांस्य या चूलिका? बीती हुई या भावी घटनाएं की सूचना देने वाला कहलाता है, क्या होगा साथियों? जी साथियों, जी बी ऑप्शन इज राइट आंसर साथियों, विष्कम्भ। ठीक है। आगे चलते हैं। 19वां प्रश्न है जी, वह कथांश जिसे कोई पात्र अपने आप इस ढंग से लिखता है जिसे कोई दूसरा पात्र सुन ना ले, उसे कहते हैं सर्व श्राव्य, स्वगत, चूलिका या सूच्य? फिर से प्रश्न पढ़िए ध्यान से। ऐसे ही प्रश्न मास्टर कैडर में अटक जाते हैं जी, और सभी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य की। वह कथांश जिसे कोई पात्र अपने आप इस ढंग से कहता है जिसे कोई दूसरा पात्र सुन ना ले, उसे कहते हैं। ये प्रश्न मेरे ख्याल से मास्टर कैडर में आ भी रखा है पहले। 19वें का कौन सा सही? जी साथियों, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, स्वगत। शाबाश। आगे चलते हैं। 20वां प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम नाटककार किसे माना है? देलहन, विद्यापति, गिरिधरदास या विश्वनाथ? जी बताएं साथियों। रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम नाटककार किसे माना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, मैं मानता हूँ इसको भी। जी जी साथियों, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, महाराज विश्वनाथ सिंह। ये रीवा के हैं। ठीक है। आगे इनकी बहुत सारी रचनाएं देखने को मिलती हैं, हम किसी वीडियो में इनके बारे में बताएंगे। 21वां प्रश्न है, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी? हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी? बनारसी दास, जसवंत सिंह, नेवज या पंडित रघुनाथ? ऐसे तो काशी के विद्वानों ने दी है, बताए साथियों कौन सा सही होगा? जी बिल्कुल साथियों, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, पंडित रघुनाथ, जो कि काशी के ही पंडित थे, विद्वान थे। आगे साथियों, हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है कौन सा? प्रेम जोगिनी, प्रेम मोहिनी, पद्मावती या भारत आरत? बताएं। बताएं साथियों। जी बिल्कुल,
बी ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों, प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो प्रेम मोहिनी दुखांत नाटक है श्रीनिवास दास जी का, याद रखना है। आगे हमारे पास है सुमन, किस उपन्यास की पात्र हैं? प्रेमचंद के एक उपन्यास की पात्र हैं सुमन। रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला या कायाकल्प। चारों ही उपन्यास अच्छे हैं। जी साथियों, जी हाँ, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। सेवा सदन की मुख्य पात्रा सुमन है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी कहानी है साथियों, इसको जरूर पढ़िएगा यदि आपने नहीं पढ़ा है। कहीं ना कहीं इसका कथा सार ही पढ़ लीजिए, नहीं तो यूट्यूब पर इसके ऊपर आपको कोई भी नाटक, दूरदर्शन पर नाटक भी चला था इस सेवा सदन उपन्यास पर, ओके। नहीं तो कोई वो फिल्म भी इसके ऊपर फिल्माई गई होगी इस उपन्यास पर, ठीक है। बहुत अच्छी कहानी है। सुमन के पिताश्री जो कि एक ईमानदार दरोगा थे, लेकिन अपनी बेटी सुमन की शादी के लिए वो रिश्वत ले लेते हैं। बहुत प्रेशर होता है उनके ऊपर कि हाँ शादी करनी है अच्छे घराने में अपनी बेटी की, तो वो रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। फिर उसके बाद जो दुर्दशा होती है पूरे परिवार की, वो इस कहानी में है साथियों। तो बहुत मतलब क्या कहें, झकझोर देने वाली कहानी है, किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। आगे साथी 24वां प्रश्न है, तो रूठी रानी कैसा उपन्यास है? बताएं। व्यक्तिवादी, ऐतिहासिक, मनोविश्लेषणवादी या प्रकृतिवादी? ये भी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। जी साथियों, बिल्कुल बी ऑप्शन आएगा। ऐतिहासिक नाटक माना जाता है, एकमात्र ऐतिहासिक नाटक उन्होंने लिखा है, ठीक है, प्रेमचंद जी ने। आगे साथी, गोद उपन्यास के लेखक कौन है? सियाराम शरणगुप्त, मैथिली शरणगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी या प्रेमचंद जी? गोद उपन्यास, जी साथियों, वेरी गुड साथियों, ये ऑप्शन इज राइट आंसर। सियाराम शरणगुप्त जो कि मैथिली शरणगुप्त जी के भैया हैं। आगे चलते हैं 26वें प्रश्न पर। महादेव वर्मा के काव्य संकलन निहार की भूमिका किसने लिखी? हरिऔध जी ने लिखी, गुप्त ने लिखी, पंत ने, या फिर एमपी मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी? बताइए। जी साथियों, महादेव वर्मा का काव्य संकलन निहार जो कि उत्कृष्टतम काव्य माना जाता है उनका, तो इसकी भूमिका किसने लिखी? भूमिका साथी कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं तो शुरू में भूमिका ही देखने को मिलती है, जिसमें पुस्तक के बारे में बताया गया होता है और उसको लिखने के लिए कैसे संसाधनों की आवश्यकता पड़ी, किन लोगों ने सहयोग दिया, उसमें ये सब बताया होता है। और पुस्तक की विशेषताओं के बारे में बताया होता है, ठीक है। ये 2 पेज की हो सकती है, 1 पेज की हो सकती है, 10 पेज की भी हो सकती है, कहीं 15 पेज की भी देखने को मिलती है, ठीक है, और उससे भी ज़्यादा। जी हैं, तो हरिऔध जी, वेरी गुड साथियों, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। हरिऔध जी ने इसकी भूमिका लिखी साथियों। ऐसे प्रश्न भी कई बार आ जाते हैं परीक्षा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध पुस्तकों की भूमिका के बारे में पूछ लिया जाता है जब कोई मतलब रचनाकार लिखता है किसी अन्य की भूमिका पुस्तक की। आगे साथियों 27वां प्रश्न है, कामयानी का पुनर्मूल्यांकन के आलोचक, कामयानी का पुनर्मूल्यांकन के आलोचक मुक्तिबोध, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नागेंद्र या शंभुनाथ? बताए साथियों, कौन सा सही होगा? जी साथी, बिल्कुल सही, रामस्वरूप चतुर्वेदी। 27वें का बी विकल्प जिन्होंने चुना है, शाबाश साथियों, दूसरा विकल्प आएगा। आगे चलते हैं हमारे 28वें प्रश्न पर। डॉक्टर नगेंद्र ने जीवनवादी काव्य की संज्ञा किस कृति को दी है? बताइए। कामयानी, प्रिय प्रवास, उर्वशी या दूसरा विकल्प साथी साकेत था, साकेत। तो डॉक्टर नगेंद्र ने जीवनवादी काव्य की संज्ञा किस कृति को दी है? कामयानी, साकेत, प्रिय प्रवास या उर्वशी? 28वें का कौन सा सही आएगा साथियों? बताएं साथियों।
बिल्कुल साथियों, साकेत एक अध्ययन करके इनकी एक पुस्तक है नागेंद्र जी की, और उसमें ही इन्होंने जीवनवादी काव्य बताया है साकेत को। ठीक है, तो साकेत बिल्कुल सही ऑप्शन आएगा साथियों। आगे 29वां प्रश्न है, श्री सुमत हरि भक्त पंथ संयुक्त विरति विवेक पंक्ति किससे है? दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस या विनय पत्रिका? बताएं। इसमें यही बताया गया है, जो वेद के मार्ग पर चलता है, वियोग ज्ञान के मार्ग पर चलता है, उसको ही भगवान मिलता है, उसको ही गुरु की प्राप्ति होती है, ना कि जो मोह मोह रंग में रंगे हुए इंसान को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। बिल्कुल बताएं साथियों जी। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। पहले भी प्रश्न ये ला चुके हैं, बिल्कुल 29वें का सी प्रश्न उत्तर आएगा साथियों। बिहारी सतसई का प्रेरणा ग्रंथ नहीं है, कौन सा उनका ग्रंथ प्रेरणा ग्रंथ नहीं है? बिहारी सतसई, बिहारी ने जब ये पुस्तक लिखी तो किस से प्रेरणा नहीं ली? 3 पुस्तकों से प्रेरणा मानी जाती है उनकी। पहले भी ये प्रश्न काफ़ी बार रख चुके हैं। बताए, गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती, अमरूक शतक या फिर हितोपदेश? 30वां प्रश्न है, बिल्कुल साथियों, हमारा जो सही उत्तर आएगा वो आएगा हितोपदेश। इससे प्रेरणा नहीं ली है, बाकी 3 ग्रंथों से है। बिल्कुल सही साथियों। 31वां प्रश्न, ध्यान से देखिए इसे। सगुन सुमेरु प्रगट देखियत तुम तृण की ओट दुरावत पंक्ति किसकी है? सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंदास? बहुत बार पहले भी ये पंक्ति आ चुकी है, तो जल्दी से उत्तर बताएं और आगे चलते हैं। जी बिल्कुल साथियों, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, सूरदास आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित नहीं है, कौन सा विकल्प भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित नहीं है? पहला, कविता वर्धनी सभा की स्थापना। दूसरा, पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना। तीसरा, तदीय समाज की स्थापना। चौथा, रसिक समाज की स्थापना। कौन सा विकल्प भारतेंदु जी से संबंधित नहीं है? बताएं। जी साथियों, बिल्कुल साथियों, सी ऑप्शन सही आएगा। जे रसिक समाज जो है भारतेंदु जी से संबंधित नहीं है। बाकी 3 के बारे में आप जानकारी ले लीजिए भाई। ठीक है, जे संबंधित हैं भारतेंदु जी से, इनकी स्थापना भारतेंदु जी ने की है। आगे साथियों, हमारा 33वां प्रश्न। इस तरह के प्रश्न अक्सर मास्टर कैलेंडर में आ जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ गीति नाट्यकार माना जाता है? गोविंदास, उदय शंकर भट्ट, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र? 33वां, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ गीति नाट्यकार, सर्वप्रथम नहीं माना है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। जी बिल्कुल साथियों, बी ऑप्शन इधर राइट आंसर, उदय शंकर भट्ट आएगा। ठीक है, गीति नाट्य बहुत सारे लिखे उन्होंने। आगे चलते हैं। 34वां प्रश्न है साथियों, कवि केशव को किस इतिहासकार ने भाषा का मिल्टन कहा है? भाषा का मिल्टन केशव दास को किस इतिहासकार ने कहा है? नागेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु? 34वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी साथियों, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, मिश्र बंधु ने कहा है। ठीक है साथियों, भाषा का मिल्टन केशव दास जी को। 35वें प्रश्न पर चलते हैं अब हम। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को भी, पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। प्रश्न है, श्याम सुंदर दास ने
श्रृंगार काल के उत्तरार्ध को किस नाम से अभिहित किया है, जहाँ को आना है, ठीक है साथियों। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने श्रृंगार काल को किस नाम से अभिहित किया है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने श्रृंगार काल को या श्रृंगार काल के उत्तरार्ध मतलब उत्तर में जो काल हुआ है उसको किस नाम से अभिहित किया है? आरंभिक का माफ करेगा आधुनिक काल, पुनर्जागरण काल, परिवर्तन काल या नवीन विकास काल। ये पहले भी प्रश्न आ चुका है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने श्रृंगार काल के उत्तरार्ध को किस नाम से अभिहित किया, किस नाम से पुकारा? श्रृंगार काल यानी रीति काल। जी साथी बिल्कुल सही, डी ऑप्शन, नवीन विकास काल। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे 36वें प्रश्न पर। गांधी जी के जीवन और आधारित खंड काव्य प्रार्थना पुरुष किसकी रचना है? गांधी जी के जीवन और आधारित खंड काव्य प्रार्थना पुरुष मतलब गांधी जी के जीवन और उनके जीवन पर आधारित खंड काव्य प्रार्थना पुरुष किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्ति बोध, शिव मंगल सिंह सुमन या नरेश मेहता। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। NTE DSSB TGT हिंदी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बताएं। जी साथियों डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, नरेश मेहता। आगे चलते हैं हमारे 37वें प्रश्न पर। सियाराम शरण गुप्त का प्रथम काव्य मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल या आर्द्रा। बताएं। जी बिल्कुल साथियों, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मौर्य विजय। आगे चलते हैं 38वें प्रश्न पर। हिंदी उर्दू विवाद को किस राजनेता ने सांप्रदायिक रंग देते हुए उर्दू को मुसलमानों की निशानी बताया? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हिंदी उर्दू विवाद को किस राजनेता ने सांप्रदायिक रंग देते हुए उर्दू को मुसलमानों की निशानी बताया था? मोहम्मद अली जिन्ना, इंशा अल्लाह खां, सैयद अहमद खां या कैफी आज़मी। बताएं। जी साथी बिल्कुल सही, सर सैयद अहमद खां ने ही सांप्रदायिक रंग दिया था उर्दू को कि ये मुसलमानों की भाषा है। आगे साथियों 39वां प्रश्न है। द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रज्ञेंदु की उपाधि किस कवि को मिली है? पहले भी प्रश्न आया है साथियों हमारी बीटी श्रृंखला में। ये बार बार जो आते हैं ना साथियों, ये बिल्कुल आने का जो है संभावना रखते हैं। ठीक है, नाथूराम शर्मा शंकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, प्रेमगंज या राम नरेश त्रिपाठी। बताइए किसको द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रज्ञेंदु की उपाधि से नवाजा जाता है? बताएं। बिल्कुल साथियों, हमारा जो उत्तर आएगा सही वो है नाथूराम शर्मा शंकर। ये विकल्प बिल्कुल सही। साथियों 40वां प्रश्न है अभी हमारे सामने। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महा दुष्कर्म है, पंक्ति किस रचना की है? किस रचना से है? अधिकार खोकर बैठ रहना यह महा दुष्कर्म है, पंक्ति किस रचना की है? यहाँ पर किस लिख दिया है तो किस रचना की है ऐसे बताना है। ठीक है, किस रचना की है साथियों? अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। भारत भारती, शांत पथिक या बापू या आर्द्रा। कौन सा विकल्प सही है? जी बिल्कुल सही, जी मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति भारत भारती से है और इसी रचना से उनको राष्ट्र कवि की उपाधि से भी अलंकृत किया गया था। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कृति। और हमारे आज जितने प्रश्न थे वो हम ला चुके। 40 प्रश्न समाप्त हुए और अभी हमें अपने अंक जो है बता दीजिए साथियों, कितने अंक हुए?
और इसी प्रकार हमारी जो वीडियो है ये समाप्त हो रही है अभी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी थे साथियों आज। इसी तरह हम रोज़ रात 9 बजे ये प्रश्न लाते हैं और हम सितंबर से रात 9 बजे की क्लास 8:30 बजे कर देंगे, क्योंकि अभी दिन जो है वो छोटा होता जाएगा, मतलब एक जैसा होता जाएगा रात और दिन। 22 सितंबर तक रात और दिन बराबर हो जाएंगे, फिर उसके बाद दिन छोटा होता जाएगा और रातें बड़ी। तो इसलिए रात को 9 बजे बहुत ज़्यादा समय हो जाता है, ऐसा लगता है कि बहुत अंधेरा हो गया। बताइए साथियों, अंक आपके बहुत सही हैं, मुझे मालूम है। 30 प्लस बहुत के आ रहे हैं, शाबाश, बहुत सही साथियों। इसी तरह रोज़ प्रैक्टिस करते रहिए, पोस्टें तो आएंगी ही, ठीक है। थोड़ा डिले चल दिया है, वही काम इनका। बाकी देखो, यूनियन से भी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और वो खरा तो उतर नहीं रहे हैं उस पर। जो पोस्टों की बात आती है तो पोस्टें की मांग ही वो बाद में करते हैं, सबसे पहले मांग वो कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन का, विरफला का, कुछ अलग का। तो सबसे पहली मांग जो है इस वक्त पोस्टों की होनी चाहिए थी। मुझे लगता है यूनियन के प्रधान जो ढिलवा साहब है, जो भी, वो खुद ओवर एज हो चुके हैं, इसलिए पहले वो ओवर एज वालों का ही सोचते हैं और उसके बाद फिर सोचते हैं कि हाँ पोस्टें अगर 2 साल बाद में निकल आई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एज जो मिल जाएगी। मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। बाकी देखिए पोस्टें कब आती हैं, आ जाएंगी मेरे हिसाब से तो बहुत जल्द आ जाएंगी। आज भी सेंटर हेड टीचर और हेड टीचर्स की जो पोस्टें यहाँ आई हैं, हालांकि बैकलॉग निकाला है, लेकिन बहुत जल्द आएंगी पोस्टें साथियों, बहुत जल्द आएंगी पोस्टें, उम्मीद रखिए। और 40, बिल्कुल 40 जो है प्रश्न आज हुए कंप्लीट, और इसी प्रकार हमारे 1640 प्रश्न समाप्त हुए साथियों। और आगे मेहनत करते रहिए, इसी चैनल के साथ जुड़ते रहिए, आप लोगों का प्यार है। बहुत जल्द मिलेंगे साथियों कल अलग वीडियो में। धन्यवाद।